अफगानिस्तान में जश्न का समा है। कोई भंगड़े डाल रहा है तो कोई मिठाइयाँ बांट रहा है। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या अफगानिस्तान बैरूनी तसल्लुत से आज़ाद हो गया? क्या कोई खजाना निकल आया है? या फिर टीम ने क्रिकेट मैच जीत लिया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो किसी के मरने का जश्न मनाया जा रहा है, वो भी एक पाकिस्तानी जर्नैल का। मगर एक सेकंड, वो तो मुजाहिदीन को बनाने वाला था, अफगानिस्तान को आज़ाद कराने वाला था, कम्युनिज्म को शिकस्त देने वाला था। वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का बानी था, जिसका जिस्म इस्लामाबाद की जर्नैल कॉलोनी में था मगर दिल जलालाबाद में था। मगर वो अपने सिपह सालार की हिफाजत क्यों ना कर सका? खुद आर्मी चीफ क्यों ना बन सका? किसने उसे टैक्सिला में तोपों की मरम्मत पर लगा दिया? आज हम आपको रफ्तार पर सुनाएंगे एक्स स्पाई मास्टर जनरल हमीद गुल की कहानी। सारा ये ग्लोबल विलेज जो है, इट इज इन नीड ऑफ ए न्यू सिस्टम। यू आर ए स्लेव नेशन। 9/11 बहाना था, अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है। अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। अमेरिकन विल लीव। हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। आर वी डूइंग आवर होमवर्क? अपने मामलात अपने लोगों से तय नहीं करते। हिंदुस्तान के सामने तो झुक जाते हैं, अमेरिका के सामने बिछ जाते हैं। न्यूट्रलिटी इज इक्वल टू रास्कैलिटी। जो न्यूट्रल होता है ना, वो कोई चीज नहीं। मुझे तो ओनली डेड आर न्यूट्रल। पॉलिटिकल लीडरशिप कौमों को कोई मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। पाकिस्तान की मंजिल बहुत बुलंद है। जब हिटलर जर्मनी का नया चांसलर बना था और स्पेन में खाना जंगी शुरू हो चुकी थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए ईस्ट बंगाल पार्टियों को अपने साथ शामिल कर लिया था। उन्हीं दिनों सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद खान के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हमीद गुल रखा गया। मेरे अबू बहुत पॉपुलर थे जैन साहब। वो तमाम बहनें जो थी वो बहुत पसंद करती थी कि हमारा एक भाई है, गुल भाई जो है वो बहुत प्यार करती थी। पाकिस्तान की तहरीक उनकी आंखों के सामने गुजरी। ज़ाहिर है अफवाज पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत इदारा है, उसको उन्होंने ज्वाइन करने की ख्वाहिश की। हादसाती तौर पर बिल्कुल नहीं था, तो उन्होंने ख्वाहिश की और फिर इसी तरीके से वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल 18वें PMA के कोर्स को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। 26 साल हमीद गुल जब फौज में कैप्टन अपॉइंट हुए थे तो सदर अयूब खान पाकिस्तान का नया आइन नाफिज कर चुके थे और फिर 7 साल बाद उन्होंने मार्शल्ला लगा दिया। हमीद गुल उस वक्त कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से पास आउट हो चुके थे। गुल जियाउल हक के साथ कोर 2 के आर्म रेजिमेंट में थे और वहीं दोनों में वो दोस्ती हुई जो आगे चलकर पार्टनरशिप में बदल गई। 1978 में हमीद गुल ब्रिगेडियर के ओहदे पर आए और भावलपुर के मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। हमीद गुल के पूरे खानदान को दीन से बड़ा गहरा लगाव था। ये रंग उनकी शख्सियत में भी दिखाई दिया और यूं वो जिया के और जिया उनके दीवाने हो गए। 1987 में जियाउल हक ने उन्हें DGMI से DGISI बना दिया और यहीं से शुरू हुआ जनरल हमीद गुल का वो सफ़र जिसके फुटप्रिंट्स आज भी मौजूद हैं। बहुत काबिल थे, इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनका एक सियासी कहीं ना कहीं एजेंडा नज़र आता है हमें। हमीद गुल का नाम सुनते ही मेरे दिल में 2 ही बातें आती हैं, एक सच और बहादुरी और दीन। एक कौम परस्त, मैं इंतहा पसंद नहीं कहूँगा, लेकिन बड़े सख्तगीर ख्यालात के हामिल इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जनरल हमीद गुल। खौफ और दहशत का गॉडफादर। अगर आप आज बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती हैं और आप उनसे पूछते कि इनका नाम सुनते ही उनके जहन में क्या आता है, तो वो कहती कि मुझे 1990 में जब इक़्तिदार से निकाला गया तो उसमें हमीद गुल का नाम था। अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो हमीद गुल का एक तासुर बढ़ता है। अगर आप राइटिस्ट या जो राइट विंग पॉलिटिक्स है उसकी बात करें तो उसमें भी आपको हमीद गुल का नाम नजर आएगा। अगर आप इंडिया में सिखों और मुसलमानों को और ख़ासतौर पे कश्मीर में कैसे एक तहरीक चली मुसल्ला, उसकी बात करें तो आपको हमीद गुल का नाम आपके जहन में आएगा। हमीद गुल के DGISI बनते ही ओजड़ी कैंप का अफसोसनाक वाकया हो गया।
वो 10 अप्रैल 1988 की एक शाम थी। पिंडी इस्लामाबाद के लोग सुबह सवेरे अपने कामों के लिए निकले हुए थे। 9:40 पर जुड़वा शहर जोरदार धमाकों से लरजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जंग छिड़ गई हो। चारों तरफ से रॉकेट्स और मिसाइलों की बारिश होने लगी। कुछ समझ ही ना आया कि दुश्मन अचानक इस्लामाबाद और पिंडी में कैसे दाखिल हो गया। हर तरफ भगदड़ मची थी। आसमान से बरसती आग के सामने हर कोई बेबस था। लेकिन ये किसी दुश्मन का हमला नहीं था, ये तो एक पुरस्कार आग थी जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान फैजाबाद में असलहे के कैंप में भड़क उठी थी। यहाँ वो असलहा रखा गया था जो अफगानिस्तान में जिहाद के लिए इस्तेमाल होना था। आग इतनी शदीद और अचानक थी कि किसी को कुछ समझने का मौका तक न मिला। मिसाइल और रॉकेट्स आबादियों को निशाना बनाने लगे। 93 अफराद मौत के मुंह में चले गए। हजारों जख्मी हुए। 3 दिन तक ओजड़ी कैंप जलता रहा। इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद वजीर आजम जुनेजो तो घर गए और ज़ियाउल हक दुनिया से ही चले गए। ओजड़ी कैंप सानहे पर कमीशन बना, मगर उसके हकायक आज तक सामने ना आ सके। हमीद गुल ने कहा था कि वो असलहा और गोला बारूद अमरीकियों का था जो अफगानिस्तान में जंग सिमटने पर पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। उन्होंने बताया था कि आग मिस्र से आने वाली असलहे की पेटियों में लगी थी। 248 हमारे पास स्टिंगर मिसाइल थे, सारे के सारे उसमें तबाह हो गया। हमारा रिकॉर्ड बच गया था सारा। ये झूठ है, ये दिस वाज ऑल ए प्रोपेगेंडा। हमारे पास 82 मिलीमीटर का एक बॉक्स आया था, 82 मिलीमीटर मोटर का, और वो आया भी इजिप्ट से था। अमेरिकन लेके आते थे, इंस्पेक्शन करना उनका काम होता था। अच्छा, वो फिर वो फट गया उसके अंदर, तो उसके से आग फैलनी शुरू हो गई। बाद बहुत कुछ हुआ। हमने जितने थे रिकॉल कर लिए। 82 मिलीमीटर मोटर के जितने मुजाहिदीन के पास थे, अपने डेपोज में थे, फॉरवर्ड डेपोज में थे, उनको सब रिकॉल किया। हर एक को हमने फेंक के देखा एक बड़े कुएं के अंदर। एक यहीं पे बाराको के पास एक बड़ा ड्राई कुआं था, उसके अंदर ट्राई किया। जनरल जंजुआ उस वक्त ब्रिगेडियर थे, वो इंचार्ज थे उसके। कोई भी नहीं फटा। तो फिर ये क्यों फटा? ये एक मिस्ट्री है जो हमने फिर इसके बाद यही कहा कि एक्ट ऑफ सैबोटाज था। जिस दिन ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ, ये मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मेरे वालिद साहब ने उसी वक्त हॉटलाइन पे फोन उठाया और ज़ियाउल साहब को कहा कि मैं जो है वो इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं अपना इस्तीफा जो है वो पेश करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जरूरत नहीं है। और यही जुनेजो साहब से भी बात की तो उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि असल बात है। जनरल जिया का प्लेन क्रैश जनरल हमीद गुल के लिए बतौर DGISI एक बहुत बड़ा फेलियर था। यह सिर्फ एक हादसा था या साजिश? इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। इस पर बनी हमारी ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिएगा। लेकिन जिस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के टुकड़े किए, सिखों की खालिस्तान तहरीक में जान डाली, वो अपने ही मुल्क में इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स ना पकड़ सकी, वो भी एक ताकतवर DGISI के होते हुए। इसमें मैंने लिखा, अगरचे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ज़ियाउल हक को हमारी ISI की जिम्मेदारी नहीं। ये शायद किसकी जिम्मेदारी है? सदर पाकिस्तान को सिक्योरिटी। पुलिस ब्लू बुक मौजूद है, उस पढ़ लीजिए किसकी जिम्मेदारी। सदर पाकिस्तान को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है। एब्सोल्युटली पढ़िए ना, यही तो आप रिसर्च कर लीजिए ना। पूछे ना पुलिस के जो एक वहां पे SSP होता है, वो किस लिए वहां पे मौजूद होता है? सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कौन करता है सदर की? देयर इज ए थिंग कॉल्ड ब्लू बुक जो सदर की सिक्योरिटी से मुतल्लिक है। उसमें देख लीजिए क्या ISI का उसमें कोई रोल है? हाँ, एक फेलियर कि हम उसको रिपोर्ट इन टाइम, अगरचे वार्निंग हम देते रहे उनको, और वो रिटन वार्निंग है कि आप एहतियात करें। जनरल जिया की मौत के 3 घंटों बाद आइन बहाल होना शुरू हो गया। फौजी क़यादत ने फैसला किया कि आइन के मुताबिक चेयरमैन सेनेट गुलाम इसाक खान को इख्तिदार सौंपकर 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे। जिया के बाद जनरल मिर्जा असलम बेग ने फौज की कमान संभाल ली। ओजड़ी कैंप और जिया प्लेन क्रैश जैसे 2 बड़े वाकयात के बावजूद जनरल हमीद गुल बतौर DGISI बरकरार रहे।
उन्होंने इन नाकामियों पर कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं की। 30 साल बाद इख्तिदार का फैसला अवाम के हाथों में जा रहा था। पीपल्स पार्टी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। लोग वोट देने के लिए बेताब थे। तब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह लगा कि पीपल्स पार्टी को इतनी खुली छूट देना कौमी सलामती के लिए खतरा हो सकता है। हमीद गुल इस खतरे को लगाम डालने के लिए बेहतरीन चॉइस थे। जाहिर है उनके सदर गुलाम इसाक खान और आर्मी चीफ से भी अच्छे ताल्लुकात थे। 24 अक्टूबर और 6 नवंबर को चंद मुहिब्बे वतन सर जोड़कर बैठे और ये फैसला किया कि बेनज़ीर भुट्टो को खाली मैदान नहीं दिया जाएगा। हमीद गुल, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ और ISI इंटरनल सिक्योरिटी विंग के मेजर आमिर ने मिलकर इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस IJI की बुनियाद रख दी। एक बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस चाहिए थी। ऐसा ना हो कि पीपल पार्टी को वॉकओवर मिल जाए टोटली। और शक ये था फौज के इदारे में कि पीपल पार्टी की जो हुकूमत आएगी वो अमेरिकन एजेंडे पे काम करेगी। न्यूक्लियर प्रोग्राम अनफिनिश था उस वक्त तक। अच्छा, देखे ना, ठीक है। कश्मीर में जहाद जो था वो उठ रहा था, उभर रहा था। अफगानिस्तान का कजिया अभी तक हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचा था। यही तो तमाशा और खिलवाड़ होता रहा इस मुल्क के साथ। ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल है, कोई मुल्क और रियासत कि आप उनको जिस तरह चाहे उनको उनका कोई रिश्ता बना दें, कुछ कर दें। ये जिंदा, ये कोई वॉकिंग टॉकिंग डेड लोग नहीं रहते इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में जिंदा 25 करोड़ कौम रहती है। आप उनके बारे में फैसला खुद से करते हैं कि जी हम ये पार्टी बना देते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि ये पार्टी बैलेंस। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि बैलेंस कैसे होना है? ये आपका काम नहीं है ना। आप इतने अकले कुल है कि आप ये फैसला करें कि हमें और ये बैलेंस करने का खुद साख्ता सेल्फ प्रोक्लेम्ड इख्तियार आपको किसने दिया? हमीद गुल साहब को या जनरल असलम बेग को? किसने उनको इख्तियार दिया कि आप फैसला करें कि हमें बैलेंस करना? ये कौन सी आइन की किताब में लिखा हुआ है? कौन सी जमहूरियत की किताब, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि एक आर्मी चीफ या एक DGI ये फैसला कर रहा था कि हमें पीपल्स पार्टी को बैलेंस करना है और फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया, सिक्योरिटी थ्रेट बना दिया। आज उसी बेनजीर का शौहर जरदारी सदर है। उसी बेनजीर की पार्टी की पिछले चौथी दफा वो इलेक्ट हुई है सिंध में मुसलसल। रिगार्डलेस के वो कैसे होती है, राइट एंड रॉन्ग परफॉर्मेंस है या नहीं, एक तरफ तो खत्म कर दी क्या फिर आपने पीपल्स पार्टी? कर सके आप खत्म? 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई। IJI के बदौलत नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे अहम सूबे पंजाब के वजीर आला बन गए और वहीं से बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन शुरू कर दी। पाकिस्तान बनने के बाद से ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भारत से खतरा महसूस होने लगा। स्ट्रेटेजिक डेप्थ उसी सोच का नतीजा थी। ये कॉन्सेप्ट 1975 में मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने दिया था। सोच ये थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ऐसे ताल्लुकात बनाए कि अगर भारत हमला भी कर दे तो दोनों मिलकर मुकाबला कर सकें। इस पॉलिसी के तहत गुलबदीन हिकमत यार, मौलवी यूनुस खालिस और अब्दुल रब रसूल सयाफ समेत कई अफगान लीडर्स पर इन्वेस्टमेंट की गई, उनको ट्रेनिंग दी गई। पहले जब सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग शुरू हुई तो उस वक्त भी तमाम मुजाहिदीन के बड़े मराकज़, उनके शेल्टर्स, उनके ट्रेनिंग ग्राउंड्स पाकिस्तान में होते थे। तो जो लोग काबुल में रहते थे या शिमाली अफ़गानिस्तान में रहते थे, उनका ये ख्याल था कि अच्छा ये लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, यानी पाकिस्तान उनके लिए एक दुश्मन मुल्क बन गया, क्योंकि ये लोग वहाँ से जाते थे, वहाँ पे स्नाइपर फायरिंग करते थे, धमाके करते थे। तो ज़ाहिर है नुकसान तो बराह रास्त उसकी सोवियत यूनियन को या उस वक्त के जो नजीबुल्लाह थे सदर अफ़गानिस्तान के, उनको तो कोई बराह रास्त नुकसान नहीं होता था, मारे जाते थे आम लोग। तो पाकिस्तान का एक तस्वुर था दुश्मन मुल्क का, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर परवान चढ़ा। फिर जब तालिबान की हुकूमत आई और पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के हमरा तालिबान की हुकूमत को 1996 में तस्लीम भी कर लिया, तो वो लोगों को फिर एक और तासुर हो कि देखिए चूँकि इनके परवरदा लोग हैं, ये तासुर था वहाँ पे कि इनके ट्रेन किए हुए लोग हैं तालिबान, इनको पंजाबियों के एजेंट भी कहा जाता था।
मज़ार शरीफ में और दूसरे शुमाली इलाकों में। जनरल हमीद गुल के दौर में सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान से इनखला हो रहा था। उस स्पेस को फिल करने के लिए मुजाहिदीन को अफगानिस्तान में एक्सपेंड करने का मंसूबा बनाया गया। क्योंकि ये मुजाहिदीन प्रो पाकिस्तानी थे, इस्लामिस्ट थे, तो प्लान ये था कि मुजाहिदीन को वहाँ हुकूमत बनाने में मदद दी जाएगी, जिसके लिए बाकायदा लिटरेचर तैयार किया गया, ब्रेन वॉशिंग की गई, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए और जिहादियों की भरपूर मदद की गई। जब यूएसएसआर निकला अफगानिस्तान से, सोवियत यूनियन टूटा, तो मुजाहिदीन के कुछ 6-7 ग्रुप्स थे, वो आपस में लड़ना शुरू हुए। जब वो लड़ना शुरू हुए तो उनमें से तालिबान इमर्ज होकर सामने आ गए। तो पाकिस्तान का जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी उस वक्त एक तरह से बिल्कुल नलिफाई हो गई और तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया और उनका इन्फ्लुएंस हो गया। तो वो जो हम चाहते थे कि एक प्रो पाकिस्तान रजीम अफगानिस्तान में होगा, वो ख्वाहिश हमारी पूरी नहीं हुई। डर ये था कि रूस अफगानिस्तान के बाद अगला हमला पाकिस्तान पर करेगा और इस डर ने मुल्क का नक्शा बदल डाला। क्योंकि आगे चलकर 9/11 के बाद जब अमेरिका की पॉलिसी बदली और वॉर ऑन टेरर शुरू हुई तो उसका सबसे ज्यादा खुमियाजा पाकिस्तान ने भुगता। लेकिन 9/11 तो बाद में हुआ, उससे पहले ही जनरल हमीद गुल के विंग्स क्लिप हो चुके थे। उन्हें DGISI के ओहदे से हटाया जा चुका था और उसकी वजह थी ऑपरेशन जलालाबाद। रूसी इनखला के बाद इख्तिदार की नई जंग शुरू हुई। अमेरिका साबिक हुक्मरान जाहिर शाह को वापस लाना चाहता था, मगर पाकिस्तान की हमदर्दियां गुलबदीन हिकमत यार के साथ थी। 15 फरवरी 1979 को रूसी फौज का आखिरी दस्ता वापस मॉस्को लौट गया। उस वापसी से 3 माह पहले अफगान अबूरी हुकूमत बन चुकी थी, मगर काबुल में नहीं, पेशावर में। इधर जनरल हमीद गुल सिर्फ DGISI नहीं थे, वो 7 अफगान जिहादी तंजीमों के सरपरस्त भी थे। अब उन्होंने अफगानिस्तान से मुतालिक एक नई स्ट्रेटेजी बनाई, गोरीला जंग खत्म करके बाकायदा लड़ाई का आगाज कर दिया। ISI और अफगान मुजाहिदीन दोनों का ही ख्याल था कि रूसी इनखला के बाद सदर नजीब की हुकूमत चुटकियों में ख़त्म की जा सकती है, लेकिन उससे पहले पेशावर में बैठी अफगान हुकूमत को काबुल मुंतकिल करना लाजमी था और उसके लिए जलालाबाद फतह करने का मंसूबा बनाया गया। ISI अफगान ब्यूरो का अहम तरीन इजलास पेशावर में हुआ। इजलास में अफगानिस्तान का कोई नुमाइंदा तो नहीं था, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो, वजीर खारजा साहिबजादा याकूब और अमरीकी सफीर रॉबर्ट ओकले वहां मौजूद थे। सब ने जलालाबाद कैप्चर प्लान पर इत्तेफाक किया। इससे पहले मुजाहिदीन वादी कुनड़ में बरीकोट और असदाबाद जैसे छोटे छोटे शहर फतह कर चुके थे। उनका मोराल हाई होता जा रहा था। ISI की सारी उम्मीदें हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार से थी। उन्हें 5 से 7 हज़ार मुजाहिदीन की फौज तैयार करने के लिए भरपूर फंड्स मुहैया किए गए। बड़ी फुर्ती से मुजाहिदीन ने पेशावर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पोजीशन संभाल कर जलालाबाद का मुहासरा कर लिया। प्लान ये था कि जलालाबाद के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन काबुल होगी और रूसी बाक़ियात का भी सफाया हो जाएगा। मगर गेम पलट गई। ख्वाबों का महल धड़ाम से नीचे आ गिरा। हिकमत यार के 3000 जंगजू मारे गए और बाकी फरार हो गए। जलालाबाद में बदतरीन शिकस्त से हिकमत यार को तो कुछ ना हुआ, पर मास्टरमाइंड हमीद गुल को बेनज़ीर ने उनके ओहदे से फारिग कर दिया। 5 मार्च को 1989 मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत थी और उन्होंने एक फैसला, ओकले साहब भी बैठे हुए थे अमेरिकन सफीर, और कहा कि मुजाहिदीन को कह दीजिए जाके कि जलालाबाद कैप्चर करेंगे तो हम इनकी हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। मैंने बार बार एहतजाज किया इसके ऊपर और कहा ये गलत है, वो सेट पीस अटैक के लिए गुरिल्ला फाइटर हैं वो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर उन्होंने तस्लीम करवानी है अपनी हुकूमत, क्योंकि मेरा इसरार था कि भैया आपने उन्होंने हुकूमत बनाई है, आप तस्लीम करें ताकि ये किस्सा खत्म हो, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर हो। तो ओकले ने कहा कि जी हम नहीं कर सकते। मोहतरमा ने भी कहा, 11 पॉइंट बताए गए। फिर बाद में मोहतरमा ने हंसते हुए कहा कि नहीं, ये ज्यादती है, जनरल साहब के साथ सिर्फ 3 पॉइंट होने चाहिए। वो क्या कि जलालाबाद कैप्चर करें, नंबर 2 के, और बहुत सारे और लोग बैठे हुए थे,
नंबर 2 ज़ाहिर शाह जो है इसकी तायद करे। नंबर 3 जो ईरान बेस्ड मुजाहिदीन है वो भी साथ शरीक हो, यानी कोई ऐसी अजीबोगरीब हरकत शराइत दे दी गई। मैंने जाके मुजाहिदीन को वो बात बता दी और उन्होंने कहा जी हम करेंगे। बस ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे उस दिन रिजाइन कर देना चाहिए। ये हमें प्रेजेंट किया गया कि इंडोर्स करो, आपकी तौसीक करानी है ये जलालाबाद ऑपरेशन। हमें पहली दफा उसके बारे में कि कोई मंसूबा बन रहा है और कहा कि आप से इंडोर्समेंट लेनी है। हमने कहा हम इस पे सोचेंगे सदर साहब, ठीक है। हमारा व्यू था कि जलालाबाद ऑपरेशन नाकाम होगा। उसकी वजह ये थी कि हमीद गुल साहब और असलम बेग साहब जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे, और वो कहते थे कि इसकी बुनियाद ये थी कि इस अफगानिस्तान हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। तो मुजाहिदीन के लिबास में और मुजाहिदीन और पाकिस्तान की फौज ने हमला कर रहा था। हमीद गुल साहब की आंखों से खूब शुआएं निकल रही थी और उनका ख्याल था कि 3 महीने में जलालाबाद ले लेंगे, उसके बाद 3 महीने में मज़ार शरीफ ले लेंगे। मार्च के एंड तक वो लाशें आनी शुरू होगी और पाकिस्तानी फौजियों की जितने भी फौजी मामलात हैं वो फौज ही करती है, चाहे वो GHQ है, चाहे ISI का हेडक्वार्टर था। उसके साथ कोई वज़ीर आज़म का आम तौर पर कोई लेना देना नहीं होता। उस वक्त भी यही हाल था, आज भी ऐसा ही है। आपको याद होगा कि कारगिल ऑपरेशन जो है उसमें कोई नवाज शरीफ का तो सच कोई हाथ नहीं था जो 1999 में हमारी फ़ौज ने किया था। इस वक्त वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब को इस हद तक नहीं बताया गया था कि हम इतने आगे चले जाएंगे भारतीय ज़ेर कंट्रोल इलाके में, जहां से फिर निकलना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। जनरल हमीद गुल को DG ISI के ओहदे से हटा के कोर कमांडर मुल्तान बना दिया गया। यहाँ उन्होंने 1979 में फौजी मशक़ें ज़रब मोमिन कराईं। फौज में हमीद गुल खासे पॉपुलर थे। नए आर्मी चीफ के उम्मीदवारों में उनका नाम सबसे ऊपर था, मगर फिर 6th नंबर पर मौजूद आसिफ नवाज जंजुआ को सिपा सालार चुन लिया गया। लेकिन ये फैसला किया किसने? अमेरिका को पसंद नहीं था, इसी वजह से नहीं बनाया गया। मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम GHQ से गया था। जनरल बेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6th वाले को बना दिया गया, नंबर 1 को छोड़ दिया गया। 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी? मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। मुजाहिदीन बनाने और उनकी फंडिंग करने वाला अमेरिका, तो उनसे लड़ने वाला भी अमेरिका। ओजड़ी कैंप में असलहा रखवाने वाला अमेरिका और बकौल हमीद गुल उसे तबाह करने वाला भी अमेरिका। जिया से मिलकर रूस को निशाना बनाने वाला अमेरिका, तो जिया को हादसे में मरवाने वाला भी अमेरिका। ऑपरेशन जलालाबाद में जनरल हमीद गुल का साथ देने वाला भी अमेरिका, और उन्हें आर्मी चीफ के बजाय खुड्डे लाइन लगाने वाला भी अमेरिका। नई जमहूरियत टाइप हुकूमत आई तो आर्मी चीफ की कमान जनरल आसिफ जंजुआ ने संभाल ली। अब जनरल गुल के सितारे गर्दिश में आ गए। सिपा सालार ने उन्हें टैक्सिला में फौजी सामान बनाने वाले कॉम्प्लेक्स का इंचार्ज बना दिया। जनरल गुल को लगा कि ये काम उनके शायाने शान नहीं। कम्युनिज्म को शिकस्त देने वाला स्पाई मास्टर क्या वर्कशॉप में बैठकर तोपों की मरम्मत देखेगा? जनरल गुल ने ओहदा लेने से इनकार करते हुए 1992 में फौज से रिटायरमेंट ले ली। हमीद गुल को सियासी जमातें बनाने का बड़ा तजर्बा था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी कोई सियासी जमात नहीं बनाई। उल्टा वो सियासी जमातों के सबसे बड़े मुखालिफ रहे। इमरान खान समेत कई सियासतदानों ने उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ प्रेशर ग्रुप्स बनाने के हामी थे। उनका एक रोल नज़र आता है जब वो फ़ौज में नहीं थे, रिटायर हो गए थे, तो इमरान खान और मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी और उनके साथ मिलकर वो कोई इस तरह की जमात बनाना चाहते थे। तो इन सारी बातों से अंदाज़ा यही होता है कि उनके कुछ सियासी मकासद थे जब वो फ़ौज के अंदर भी थे, और जब वो फ़ौज छोड़ के रिटायर हो गए थे तो उस वक्त भी हो रहे थे। ख़ुद इमरान खान साहब ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि वो एक वक्त में जनरल हमीद गुल से मुतासिर थे, लेकिन बाद में उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इनका कुछ और एजेंडा है। मौलाना ईदी तो मुल्क छोड़ के चले गए थे, उन्होंने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया था कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे साथ थे इमरान खान,
सुना स्टार्ट भी यहीं से किया, इसी कमरे से। बिल्कुल यही से होगा। तो हमने इकट्ठे साथ चलने का किया था, लेकिन मेरा अप्रोच प्रेशर ग्रुप थी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। हमने कहा कि इक़्तिदार वालों को दुरुस्त करें बजाय इसके हम इक़्तिदार में जाएं, क्योंकि ये निज़ाम जो है ये बड़ा फरसूदा है, तो हम इसको दुरुस्त करें। तो उनको अल्लाह भला करे, उन्होंने अपना रास्ता अलग चुन लिया। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान आने से पहले एक बयान में कहा था कि अगर उनको कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार हमीद गुल भी होंगे। 2008 में मुंबई हमलों के बाद अमेरिका ने उनका नाम आलमी दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल करवाने की सिफारिश कर दी। अमेरिका और बरतानिया में उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। 2010 में विकीलीक्स सामने आई तो हमीद गुल का तस्करा 8 बार हुआ। इत्तेहादी फौज पर हमले का हुक्म देने, यूएन डेलीगेशन को अगवा करवाने, हिकमत यार और जलालुद्दीन हक्कानी की दोबारा मदद करने का इल्जाम लगा, मगर जनरल हमीद गुल को कोई परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि रिटायर्ड जनरल अब और भी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर फौज की सियासत में मुदाखलत और अपनी अफगान पॉलिसियों का दिफा करते दिखाई दिए। हमीद गुल परवेज मुशर्रफ के भी सख्त खिलाफ रहे। मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा था कि वो वजीर आजम बनना चाहते थे। बिल्कुल भी नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ उसकी आदत है। अपनी किताब में भी झूठ लिखा है और लगातार मुख्तलिफ अंदाज में आपको मालूम है कि उसका किरदार और मेरा किरदार कौम के सामने है। ये फजूल अहमकाना बातें हैं। वो मेरा ख्याल बूखला गया है और गालिबन ऐसे वक्त में उससे गुफ्तगू की है जब वो आजकल तो सुना है कि बहुत ही ज्यादा नशे में रहते हैं और इसके हाल पे रहम करे और उनको ये झूठ बोलने के ऊपर उनको माफ करे। मैं तो यही कहूंगा। हमीद गुल इज अ मैन हु really I know him pretty well. I know him very well. He is a man who always uses his ex-intelligence connections a lot, and I know that he hated her. So that I know, but I don't know whether he. What do you mean he uses his ex-intelligence connections? He's always been in intelligence, so he's the कहते हैं ना intelligence type. He's been in MI, he's been ISI in various ranks even since the time. So do you suspect that through him there were some ex-intelligence people involved in Benazir Bhutto's murder? I don't know. I can't say at all. It will just be conjecture. बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हमीद गुल सिर्फ ज़बानी कलामी ही नहीं, अमली तौर पर भी मुशर्रफ के खिलाफ थे। जनरल ज़िया के मार्शल को सपोर्ट करने वाले हमीद गुल मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ उठने वाली वकला तहरीक में वर्दी पहनकर एहतजाज करते दिखाई दिए। यही नहीं, बल्कि 2012 में वो जमात-उद-दावा और अहले सुन्नत वल जमात समेत 40 मजहबी जमातों के प्लेटफॉर्म दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के मरकजी कन्वीनियर भी बने। लश्कर तैयबा बनाने में उनका किरदार था। उनका बिल्कुल झुकाव था इस तरफ, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ, जो कलदम जमातें थी उनकी तरफ भी, और उन्होंने उन जमातों के स्टेज को शेयर किया। ये जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज थी या नॉन रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज, सिर्फ जो रिलीजियस ग्रुप्स थे, वो जिस स्टेज पर आते थे उस स्टेज पर भी हमने जनरल हमीद गुल साहब को देखा है। जनरल हमीद गुल सिर्फ 2 साल DGISI रहे, मगर उनका टेन्योर बड़ा ही इवेंटफुल रहा। जहां उनके चाहने वालों की तादाद बढ़ी, वहीं उन पर तनकीद करने वाले भी ज्यादा थे। लेकिन सवाल यह है कि बतौर DGISI क्या वो कामयाब रहे? नाप तोल करें कि उन्होंने क्या काम किया, क्या शुरू किया था और किस तरह वो ख़त्म हुआ, तो वो तो सारा उनके खिलाफ फिर जाएगा, क्योंकि बहसीत मजमूई सिवाय IGI बनाने के तो कोई उनकी हिस्से में कोई कामयाबी नहीं थी। और IGI भी जो बनी वो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों को मज़ीद तकसीम करने, पाकिस्तान की सियासी जमातों को ज़ेर अताब करने के लिए, एक बड़ी सियासी जमात थी उसको मातूब करने के लिए IGI बनाया। और ये तो कोई मैंडेट तो नहीं था ISI का कि आप सियासी एक महाज खड़ा करें एक ऐसी सियासी जमात के खिलाफ जिसकी मकबूलियत भी थी अवाम में, जिसकी लेजिटिमेसी भी थी, क्योंकि बुनियादी मकसद तो था कि आया लेजिटिमेसी थी नहीं। बाद में फिर पता चला कि IGI बना के उसको फिर लेजिटिमेसी भी दिलवाई गई इंतखाबी नताइज में गड़बड़ करके, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फरवरी 2024 के इलेक्शन थे, वहाँ भी जो हारने वाले हैं वो जो हुकूमत में है वो तो हारे हुए थे और जो जीते हुए थे उनको हरा दिया गया।
तो ये काम लगता है कि जो जनरल हमीद गुल ने 1990 के इंतखाबात में किया, वही काम, वो सिलसिला बस मुसलसल जारी है मुख्तलिफ शक्लों में। एक जनरल के तौर पे, एक सोल्जर के तौर पे तो वो बहरहाल कामयाब थे। अगर आप 3 स्टार जनरल बन रहे हैं और आप दुनिया की एक बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ बन रहे हैं, तो आप में बहरहाल कुछ खूबियां, सलाहियतें जो अपने प्रोफेशन से मुताल्लिक होनी चाहिए वो आप में होती हैं, तो आप ऊपर तक जाते हैं और आप प्रमोट होते रहते हैं। वरना बहुत सारे लोग नीचे ही मेजर तक, जो लोग आप देखें ना फौज में, जो स्टाफ कोर्स नहीं कर पाता वो मेजर पे रिटायर हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा जो लोग इंटेलिजेंस कोर्स कर लेते हैं तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल या फुल कर्नल पर रिटायर हो जाते हैं। जो आगे वॉर कोर्स नहीं कर पाते वो ब्रिगेडियर से ऊपर नहीं जा पाते। तो अगर वो एक सोल्जर के तौर पे देखें, अपने उनके जो डोमेन था बतौर सोल्जर, उनकी अपनी ग्रोथ, तो वो तो है ऑब्वियसली, उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो किरदार उन्होंने अदा किया बतौर DGISI, क्या उनको करना चाहिए था? क्या वो प्रिंसिपली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली ये चीजें ठीक थी, नहीं थी? उस पे एक मौकिफ है। मैं तो दो टोक कहूंगा कि ये सिलसिला उस वक्त भी गलत था, उसके बाद भी गलत रहा, उससे पहले भी गलत रहा, और दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर, किसी तरक्की याफ्ता रियासत में इसकी कोई गुंजाइश आज नहीं है। 15 अगस्त 2015 को जनरल गुल हजारों रात सीने में लिए मट्टी तले दफन हो गए। उनकी मौत पर कहीं जश्न मनाया गया तो कहीं सोग। किसी ने उनको मुजाहिदे इस्लाम और कौम का हीरो कहा तो किसी ने शुक्राना अदा किया। रह गई स्ट्रेटेजिक डेप्थ। तो वो ख्वाब था या हकीकत, इसका फैसला आप कर लें। फ़ायदा क्या कहेंगे आप? अफगानिस्तान की दोनों जंगें देख लें, उसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा हुआ? नुकसान हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के नुकसान बढ़ गए। आज जो कुछ हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं, जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, मादी में जो कुछ हमने कराची में देखा, इस सब का नतीजा अगर निकलता है तो ये कि हमारी अफगान पॉलिसीज़ जो दोनों थी उसमें बहुत बड़े फ्लॉ थे। स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी जो थी वो जमील साहब की तो थी कोई नहीं। ये जिसने भी आपने बताया है मेरे ख्याल में गलत बताया है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो पॉलिसी थी ये जनरल मिर्जा असलम बेग साहब की थी। आप ये बताइए कि आज तो अमेरिका ने, वहाँ भारत ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल कर ली ना अफगानिस्तान में। अब तो आपको तसल्ली हो गई है ना, अब तो ठंड पड़ गई है। तो तब लोगों को बहुत तकलीफ थी, लेकिन अब जो है वो क्या है। देखिए, मैं ये इस बात में नहीं जाऊंगा कि क्या अच्छा क्या बुरा, मैं सिर्फ एक बात करूंगा। मुझे ये बता दीजिए कि कल यही अफगानिस्तान था, यही बलूचिस्तान था और यही स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी। उससे हमें हासिल क्या हुआ? क्या वहां से नुकसान हासिल हुआ? क्या हमें वहां फौज तैनात करनी पड़ी? क्या एक सिपाही भी हमने लगाया? क्या हमें जो है कोई दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा? क्या हमें जो है वो कोई बलूचिस्तान में आज़ादी की तहरीकों का सामना करना पड़ा? इसका जवाब है नफी के अंदर। तो फिर वो पॉलिसी ठीक थी या पॉलिसी आज की ठीक है, जिसके अंदर हमने 2 लाख से ऊपर फौज लगाई हुई है, हमने जो है वो अफगानिस्तान को अपना दुश्मन बना लिया हुआ है और वो हमारे दुश्मन बन गए हैं, या वो मतलब जो भी है उनकी भी जो नीयत है वो ठीक नहीं रही। और बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो तो मेरे ख्याल में किसी से ढका छुपा रह ही नहीं गया। हम एक मुल्क को अपने लिए बैकयार्ड बना लेंगे और इधर से हमें मार पड़ेगी तो उधर जाके बैठ जाएंगे, वहां से फिर हम इनको मारेंगे। ये कैसे कोई एक शख्स फर्दे वाहिद या उसके साथ 2-4 जनरल्स वो बैठ के ये तखय्युल करे और उसके बाद फिर उसके ऊपर वो पॉलिसी बनाना शुरू कर दे और सिविलियन गवर्नमेंट्स को पता भी ना हो, सिविलियन गवर्नमेंट्स को पता भी ना हो कि क्या हो रहा है, और बाद में बाहर से चीजें लीक होकर आ रही हो कि यहां से तो आपके साथ क्यों हो रहा है। वो जो इस्लामिसाइजेशन ऑफ सोसाइटी की गई, जो ज़िया के जमाने में शुरू हुई और उसको कंटिन्यू रखा जनरल हमीद कुल ने, ये जो इस्लामिसाइज किया सोसाइटी को, आप देख रहे हैं आज भुगत रहे हैं। ये अभी जो वाकया हुआ पारा चनार में 110 के करीब लोग, आप पाकिस्तान की तारीख के बड़े वाकयात में से एक वाकया, 78 साल तारीख के जो चंद बड़े वाकयात, इतना बड़ा मैसेकर, ये कत्ले आम है जिनमें से 30 के करीब मासूम बच्चे और खवातीन हैं। ये उसी की कड़ी है, क्योंकि ये जो इलाका है पारा चनार, यहां से हमने बिठाए कुछ लोग, यहां पे भी हमने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए और वो आइडियोलॉजिकल सेक्टेरियन वॉर मुल्क में शुरू हुई। वो मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूँ नाकाम हुआ, इस वजह से कि वक्त के साथ साथ
बेहतरी आने की बजाय पाकिस्तान के हवाले से बयानिया मनफी होता चला गया और उसमें बड़ी इंतहाई शिद्दत आई, ख़ास तौर पे सदर अशरफ गनी के ज़माने में, और उसका खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। तो नतीजा उसका ये है कि आज तालिबान की हुकूमत है, इन्हें भी पाकिस्तान का बड़ा करीबी दोस्त समझा जाता था, इत्तेहादी कहलाते थे ये पाकिस्तान के, लेकिन इस वक्त भी हमारे अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो किसी हद तक महदूद हो चुके हैं, और उसकी बुनियादी वजह तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस तरह के दूसरे जो दहशतगर्द गिरोह हैं उनके अफ़गानिस्तान में ठिकाने हैं, क्योंकि TTP वहाँ पे उसके कई रहनुमा सरकारी मेहमान के तौर पे रह रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सबसे बड़ी तनाज़े की वजह जो है वो TTP के कई रहनुमाओं की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी है।